नमस्कार। डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना। सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास के कारण इतिहासकारों ने इसका अर्थ बौद्धिक आंदोलन से बताया है। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए उन्हें ही पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में आर्य संस्कृति के समान यूनानी व लैटिन संस्कृतियां भी महान समझी जाती थीं, परंतु मध्यकाल में आते आते यूरोप की जनता अंधविश्वासों में जकड़ गई। उस समय शिक्षा का अभाव था, समाज व राजनीति पर धर्म की प्रधानता थी। पादरी वर्ग धर्म ग्रंथों के स्वतंत्र मनन और बौद्धिक विश्लेषण के सर्वदा विरुद्ध थे। धीरे धीरे जनसाधारण में एक नवीन जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हुई। 15वीं से 16वीं शताब्दी में सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास हुआ उसे ही इतिहास में पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। यूरोप वासियों में प्राचीन यूनानी रोम के साहित्य में रुचि बढ़ने लगी। लोग जो प्रचलित अंधविश्वास थे उन्हें दूर करने लगे। प्रचलित विश्वासों और प्रथाओं को तर्क की कसौटी पर कसने लगे। साहित्य, कला और विज्ञान आदि के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण उन्नति हुई यूरोप में, वही पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। अब इस पुनर्जागरण के कारण क्या थे कि विभिन्न और ये पुनर्जागरण इटली में ही सबसे पहले क्यों प्रारंभ हुआ और ये पुनर्जागरण मौलिक था, तो इस बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। तो पुनर्जागरण एक आकस्मिक घटना नहीं थी, ये एक वह आंदोलन था जिसकी क्रमबद्धता 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक चलती रही। ना ये मौलिक आंदोलन था, इसके लक्षण पहले से ही विद्यमान थे। 14वीं शताब्दी से पूर्व भी समय समय पर व्यक्तिगत और सामूहिक मानसिक चिंतन और मनन के उदाहरण हमें भारतीय इतिहास और यूरोपीय इतिहास में देखने को मिलते हैं। पुनर्जागरण से पूर्व इस प्रकार के सीमित बौद्धिक आंदोलन समय समय पर हुए। दांते को तो पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। अब इस पुनर्जागरण के कारण क्या थे, किन कारणों से ये आंदोलन हुआ? सबसे पहला जो प्रमुख महत्वपूर्ण कारण है वो है कुस्तुंतनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 में तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुंतनिया पर अधिकार कर लिया और ये लंबे समय तक यूनान के ज्ञान, दर्शन और कला का एक प्रमुख केंद्र था। तुर्की मुसलमानों ने इस पर अधिकार के बाद यहाँ रहने वाले ईसाइयों पर अत्याचार करने प्रारंभ किए। अत्याचारों से पीड़ित यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ इटली, फ्रांस आदि यूरोप के देशों में शरण लेने के लिए चले गए। यूनानी विद्वानों ने रोम में आकर रोम वासियों में यूनानी साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न की, जिससे रोम यूनानी और रोमन साहित्यिक सामग्री का केंद्र बन गया। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थान महत्वपूर्ण था। 1453 से पूर्व यूरोपवासी एशियाई देशों से व्यापार इस मार्ग से करते थे। ये मार्ग एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला था। अतः जब तुर्कों ने इस पर अधिकार कर लिया तो यूरोप वासियों को अन्य मार्ग ढूंढने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसलिए यूरोप वासियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए जल मार्ग की खोज प्रारंभ की, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की खोज हुई और भारत आदि देशों का जल मार्ग ढूंढा जा सका। और तो नवीन मार्गों की खोज में यूरोपवासी विश्व के अन्य देशों के संपर्क में आए। उस संपर्क से यूरोप वासियों के जीवन में परिवर्तन आया तथा उनके ज्ञान में वृद्धि हुई। इसी कारण कहा जाता है कि पुनर्जागरण 1453 की घटना से ही प्रारंभ हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था धर्म युद्ध। धर्म युद्धों ने भी पुनर्जागरण के लिए मार्ग खोला। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ईसाइयों को मुसलमानों के साथ कई धर्म युद्ध लड़ने पड़े। इन युद्धों में ईसाइयों की पराजय से पोप की प्रतिष्ठा को भारी आघात पहुंचा, जिससे उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी, धर्म के बंधन ढीले होने लगे। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण हम देखें
तो धर्म युद्ध है, और इन धर्म युद्धों के कारण ये पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप हम देखें तो ईसाइयों में एकता की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने सामंतवाद के स्थान पर शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का समर्थन किया। धर्म युद्ध के कारण यूरोपवासी पूर्वी देशों के संपर्क में आए, जिससे वे मुस्लिम लोगों की तर्क शक्ति, प्रयोग पद्धति, वैज्ञानिक खोजों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने उन विचारों को अपने यहाँ फैलाने का प्रयास किया। तो इन पुनर्जागरणों के परिणाम स्वरूप ही हम देखें धर्म युद्धों ने भी पुनर्जागरण का मार्ग प्रारंभ किया। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है नगरों का उदय होना। मध्यकाल की समाप्ति तक यूरोप के विभिन्न देशों में बड़े बड़े नगरों का विकास होने लगा। नगरों के विकास में व्यापार की उन्नति व सामंतवाद के पतन आदि प्रमुख कारण थे। उस समय हम देखें तो जिनेवा, पेरिस, लंदन आदि प्रमुख नगर बन गए। व्यापार की वृद्धि के फलस्वरूप धनी व्यापारी वर्ग इन नगरों में निवास करने लगे, और ये लोग स्वतंत्र वातावरण को पसंद करते थे। अपने वर्तमान जीवन को अधिक आरामदायक और आनंदमय बनाना चाहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे मध्यकालीन जो रूढ़ि और अंधविश्वास थे उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने निवास के लिए उच्च और भव्य मकानों का निर्माण कराया। उन्होंने चित्र और मूर्तियों से उन मकानों को, भवनों को अलंकृत कराया। भवनों में नवीन स्थापत्य शैली का प्रयोग किया जाने लगा। उनकी प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य में, कला में इस कारण से रुचि बढ़ने लगी। इस प्रकार नगरों के विकास ने नवीन कला साहित्य की उन्नति में योगदान दिया। तो तीसरे प्रमुख कारण यूरोप में नगरों का उदय होना, और उन नगरों के उदय के साथ साथ हम देखें तो उनमें जो प्रमुख कारण है कि उन नगरों में रहने वाले जो धनी व्यापारी हैं, उन धनी व्यापारियों के कारण और उनकी रुचियों के कारण यूरोप में साहित्य और कला उन सबका विकास हुआ। धन्यवाद।